हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग फेनॉल पढ़ रहे थे और उसमें फेनॉल का इंट्रोडक्शन कर लिए थे, कुछ प्रिपरेशन भी देखे थे। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन हम लोग को अब देखना है, ये नेक्स्ट क्लास है फेनॉल का। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम लोग देख रहे थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल, तो इसको हम लोग देख रहे थे। तो इसी में हम लोग किए थे क्या, कहां तक किए थे क्लास, ये हम आपको बता देते हैं। इसमें हम लोग 3 कर लिए थे, ये 4th नंबर करने वाले हैं हम लोग। ये 4th नंबर हम लोग का था, देखें, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम लोग को प्रिपेयर करना है क्या, फेनॉल। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ पे देखते हैं। ये हम लोग का बेंजीन सल्फोनिक एसिड रहा, देखिए इधर SO3Na, यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका रिएक्शन हम लोग NaOH जब इससे कराते हैं तो क्या होगा, देखें यहाँ पे, इसको हम लोग देखते हैं क्या होगा। सिंपल सी देखें, ये थोड़ा सा ढीला हो गया था इसे। तो Na प्लस और OH माइनस, और यहां से जब बॉन्ड टूटेगा तो इस पे क्या हो जाएगा, प्लस, और इस पे माइनस, यानी Na प्लस और OH माइनस, और ये आपका बेंजीन रिंग रहा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस SO3 Na माइनस। Na किसके पास जाएगा, इसके पास, और ये किसके पास आ जाएगा, इसके पास अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या बन के तैयार हो जाएगा हमारा, फेनॉल OH, यानी ये हमारा फेनॉल बन के तैयार हो गया। और प्लस क्या बाहर हो जाएगा, Na2SO3 और ये OH फेनॉल। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमारा ये प्राप्त हो गया। फिर हमारा 5th नंबर में प्रिपरेशन क्या होगा, फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड। फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड, और ये जो होगा ये बाय डी कार्बोजिलेशन से होगा, बाय डी कार्बोजिलेशन। तो बाय डी कार्बोजिलेशन क्या है, डी कार्बोजिलिक एजेंट चाहिए हमको, यानी जो कार्बोजिलिक एसिड को हटाए, ये कहीं लिखना चाहते हैं तो लिख ले, इसको हटा देते हैं पहले ही। तो कार्बोजिलिक एसिड को हटाने के लिए चाहिए सोडा लाइम, यानी जब ये फेनॉल देखे पहले हम लोग, यानी सैलिसाइलिक एसिड देखेंगे, तो सैलिसाइलिक एसिड में क्या देखे, OH, और यहाँ पे COOH, यानी ये कार्बोजिलिक एसिड, इसी को रिमूव कराना है। तो इसके लिए हमको चाहिए सोडा लाइम, सोडा लाइम NaOH प्लस CaO, ये हमारा सोडा लाइम। और ये क्या करता है, कार्बोजिलिक एसिड को रिमूव करा देता है। तो जब कार्बोजिलिक एसिड ये हट जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हमारा OH प्लस Na2CO3, ये हमारा फेनॉल। डीकार्बोजिलेशन, यानी कार्बोजिलिक एसिड का हटना डीकार्बोजिलेशन कहलाता है। ये हमारा हो गया आपका सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। तो ये हमारा रहा ये दूसरा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहां पे 6 नंबर, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, यानी क्लोरोबेंजीन से हम लोग रिएक्शन कराएंगे NaOH का, तो क्या होगा देखना पड़ेगा हम लोग को थोड़ा सा, फिर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो ये हमारा रहा क्लोरोबेंजीन, देखें इधर क्लोरोबेंजीन Cl, और इसका हम लोग एक्वस
NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं करेगा। आप देखें इधर, चूंकि ये स्टेबल है, स्टेबल इसलिए है चूंकि ये रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी इसके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो क्या होगा कि रेजोनेंस करेगा एक्वस NaOH। तो यहाँ पे देखें नो रिएक्शन, नो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, यानी इसको रिप्लेस नहीं करेगा। तो क्या होगा, जैसे हम लोग पहले पढ़े हैं, यहां पे देखें इधर RCl, अगर इसको हम लोग एक्वस NaOH से कराते हैं तो ये तो स्टेबल होता नहीं है, रेजोनेंस इसमें होता नहीं है, तो क्या करता है, यहाँ पे ROH प्लस NaCl बाहर हो जाता है। लेकिन ये तो रेजोनेंस कर रहा है, तो क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग को यहाँ पे करना होगा, देखें यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन यानी Cl को एक्वस NaOH तो रहेगा वाटर के साथ, लेकिन इसमें 300 डिग्री का टेम्परेचर कर देंगे, हाई टेम्परेचर, तब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा, यानी ये अब फेनॉल बन जाएगा। अब ये फेनॉल बन गया, OH बन गया प्लस NaCl, ये फेनॉल बन गया हम लोग का। तो फेनॉल बन गया कब, एट हाई टेम्परेचर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, तो इस तरह हम लोग क्या देखें कि अभी हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाए, सैलिसाइलिक एसिड से क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन वाला आप याद रखेंगे, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये बोर्ड के भी सिलेबस में है, ये जेई के सिलेबस में है, साथ ही साथ बोर्ड के सिलेबस में है, ये सब कुछ नहीं है, ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे देखें कुछ अरेंजमेंट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे देखें सबसे पहले बेंजीन Cl, इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि मैक्सिमम M इफेक्ट जिसमें लगेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, Cl और इसके पास NO2, फिर इससे ज्यादा रिएक्टिव देखेंगे हम लोग यहाँ पे NO2, फिर NO2 और यहाँ पे Cl, फिर इससे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पे हम लोग देखेंगे Cl, NO2, NO2, NO2। अब इसका अगर रिएक्शन हम लोग करा देते हैं एक्वस NaOH से, एक्वस NaOH से, तो ये रिएक्शन कर जाएगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, देखें आप लोग OH, NO2 ऑलरेडी है, NO2 ये, NO2 ये और NO2, ये क्यों रिएक्शन कर गया इससे, इसलिए कि मैक्सिमम M इफेक्ट था, मैक्सिमम M इफेक्ट, मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसमें लग रहा है, इस कारण ये हो रहा है, आसानी से ये रिएक्शन कर गया। और इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा 2 4 6 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, 2 4 6, इसका नाम लिख देते हैं हम 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल।
इसका नाम हो गया। इसी का नाम आप पिक्रिक एसिड भी जानते हैं, पिक्रिक एसिड, ये दूसरा नाम। पहला नाम इसका क्या होगा, यानी पिक्रिक एसिड भी जानते हैं और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल भी हम लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग क्या देखे हैं, पहले फेनॉल का प्रिपरेशन देखे थे, उसमें 4, 5, 6 अभी देखे हम लोग, कुछ और है उसको भी देख लेते हैं। जैसे अब हम लोग इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखेंगे। ये हम लोग नॉर्मल प्रिपरेशन देख रहे थे, अब इंडस्ट्री में फेनॉल को कैसे बनाया जाता है उसको देखेंगे। और इसको हम लोग अब हटाते हैं। आप अगर लिख रहे हो तो वीडियो रोक के लिखें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका, हम इसको अब हटाते हैं। अब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखें अब इसको, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। तो उसमें एक सबसे पहले जो फेनॉल का डिस्कवर हुआ था वो मिडल ऑयल से हुआ था। तो मिडल ऑयल देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे मिडल ऑयल के बाद हम लोग फिर देखेंगे इसमें हम लोग क्यूमीन से, आइसोप्रोपाइल बेंजीन से, फिर हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, रैचिंग एंड डाउ प्रोसेस। ये 4 प्रोसेस फिर हम लोग का ये खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा हेडिंग दे और हम लोग लिखते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। और उसमें पहला हम लोग देखेंगे फ्रॉम मिडल ऑयल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रॉम, अब मिडल ऑयल से, तो मिडल ऑयल हम लोग जानते हैं ये कोल तार का डिस्टिलेशन किया गया था तो टेम्परेचर पे बटा था। तो हम लोग क्या देखेंगे, मिडल ऑयल, और इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया गया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया गया किसका, कोल तार का, सॉरी कोल तार का, कोल्टार का। तो क्या आया, मिडल ऑयल आया टेम्परेचर पे, मिडल ऑयल। और ये टेम्परेचर डिपेंडिंग है, लाइट ऑयल, हैवी ऑयल सब आया। तो 170 डिग्री टू 230 डिग्री सी, इतना टेम्परेचर याद रखेंगे। इतना टेम्परेचर पे कौन आया, मिडल ऑयल। और इसका, इसमें जो मिडल ऑयल में जो प्रेजेंट थे वो क्या क्या थे, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो मिडल ऑयल में जो प्रेजेंट थे, जैसे इसमें दिख देते हैं हम, फेनॉल था, क्रिसॉल था, नेप्थालीन, ये सब प्रेजेंट थे। तो नेप्थालीन जो सॉलिड था इधर आ गया, नेप्थालीन, और जो लिक्विड था इधर आ गया, 2 हिस्सा में बटा। तो पहले देखें मिडल ऑयल जो 170 से 230 डिग्री सेल्सियस पे आया, तो उसमें फेनॉल था, क्रिसॉल था, नेप्थालीन, यानी सॉलिड और लिक्विड। तो इसमें हम लोग कोल मिला दिए। कोल जैसे ही मिलाए तो हम लोग का क्या बनाया, एक सॉलिड और दूसरा लिक्विड। सॉलिड नेप्थालीन था, सॉलिड क्रिस्टल सेपरेट आउट, सॉलिड क्रिस्टल को क्या कर लिए हम लोग, बाहर निकाल लिए, अलग कर लिए। और लिक्विड था, लिक्विड में हम लोग NaOH मिलाए। तो ये क्या बनाया, C6H5ONa। फिर इसमें हम लोग मिला दिए CO2 और H2O, और जैसे CO2 H2O मिलाए हमारा C6H5OH बन गया, यानी हमारा क्या बन के निकल आया, फेनॉल। तो फेनॉल को मिडल ऑयल से कैसे निकाले हम लोग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किए कोल तार का।
तो लाइट ऑयल पे जैसे बेंजीन आता है उसी तरह मिडल ऑयल पे क्या आया, फेनॉल, क्रिसॉल और नेप्थालीन। फिर इसमें हम लोग कोल मिलाए और इसको अलग अलग कर दिए, एक लिक्विड और एक सॉलिड। तो सॉलिड में क्या था, नेप्थालीन, लिक्विड में फेनॉल क्रिसॉल। तो फेनॉल में क्या किया, NaOH लिक्विड में डाले तो क्या निकल के आया, ये सोडियम फेनोक्साइड आया। फिर इसको हम लोग CO2H2O डाले तो ये फेनॉल आ गया, C6 है ये, C6। अब ये आ गया हमारा। तो हम लोग मिडल वायल से ये बना लिए। फिर हम लोग दूसरा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखेंगे, वो मेरा है फ्रॉम क्यूमिन, यानी दूसरा फ्रॉम क्यूमिन, यानी इसी को हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं, बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे O2 से कैटालिस्ट की उपस्थिति में। तो देखो इधर, ये हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यानी ये बेंजीन और इस पे CH3 और इधर CH3। अब इसका हम लोग रिएक्शन कराएं सबसे पहले O2 से कैटालिस्ट की उपस्थिति में। ये हमारा क्यूमीन हो गया, कैटालिस्ट। तो O2 और कैटालिस्ट की उपस्थिति में हम लोग रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, पहले यहां समझेंगे आप। O2, तो इसका जब बॉन्ड टूटेगा ये वाला, तो फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो बीचों बीच टूटेगा तो क्या बनेगा, O फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों पे। तो दोनों पे गया तो क्या होगा, ये है हम लोग के पास, ये है बेंजीन CH3 और इधर CH3, इसके बीच में H है, यानी ये हमारा H। अब ये टूटेगा, बीचों बीच टूटेगा और ये आ जाएगा। तो जैसे ही बीचों बीच टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास, देखें, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, बॉन्ड टूटा तो ये बीच में जाएगा, O इसके पास फ्री रेडिकल और इसके पास फ्री रेडिकल, यहाँ पे देखे है, तो ये दोनों बॉन्ड बना लिया और ये दोनों बॉन्ड बना लिया, तो ये हो गया पेरो ऑक्साइड। और फिर इसका हम लोग फिर O2 के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी कैटालिस्ट में, फिर O2 के साथ रिएक्शन, O2 के साथ रिएक्शन कैटालिस्ट। अब इस बार क्या होगा, ये बन गया। तो अब यहां पे आप देखें, ये बीचों बीच टूटेगा, यहां पे देखें आप, ये बीचों बीच टूटेगा इसे, तो एक फ्री रेडिकल इस पे और एक फ्री रेडिकल इस पे। जैसे हम यहाँ आपको तोड़ के दिखा देते हैं, यहाँ पे आप जरूर ध्यान दें इधर, ये यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये CH3 यहाँ पे CH3, यहाँ पे O और H। तो ये अगर टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस पे, और एक इलेक्ट्रॉन इस पे, कार्बन पे, ठीक है। और ये बीचों बीच टूटा, चूंकि ऑलरेडी ये पहले टूट चुका है दोनों, तो ये जब टूटेगा तो यहाँ पे देखें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे और एक इलेक्ट्रॉन इस पे, तो ये और ये इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड, और ये आ जाएगा यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आप ये देखें, ये यहाँ पे, तो यानी यहाँ पे OH आ गया, ये वाला OH यहाँ पे आ गया, और ये क्या बन गया फिर कीटोन CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये एसीटोन भी बन गया और ये फेनॉल भी बन गया। तो फेनॉल से कितने कंपाउंड बने, सॉरी क्यूमीन से क्या बने, फेनॉल प्लस एसीटोन, ये भी कंपाउंड बने, दो देख लिए आप। अब हम लोग नेक्स्ट और कुछ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है जो आते हैं एग्जाम में, उसको देख लेते हैं। बोर्ड में नहीं आएंगे, बोर्ड में ये आएंगे, बोर्ड के ये एनसीईआरटी के सिलेबस में ये है। तो जो जो हम टिक किए हैं वो ये भी नहीं है, ये नॉलेज के लिए है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। अब ये इसको हटाते हैं हम लोग, इसको ये लिख लिए होंगे। अब आप देखें फिर नेक्स्ट नंबर 3,
नंबर 3, फ्रॉम रेस्टिंग प्रोसेस, यानी रेस्टिंग प्रोसेस, रेस्टिंग प्रोसेस। तो रेस्टिंग प्रोसेस देखें, तो रेस्टिंग प्रोसेस में क्या है इसको देखें, हम लोग यहां क्लियर कर लेते हैं। देखें यहां पे ये हमारा बेंजीन और प्लस HCl हाफ O2, और ये रिएजेंट हो गया हमारा 300 डिग्री टेम्परेचर, और CuCl2 या FeCl3 रिएजेंट हो गया। तो ये क्या होगा पहले चेक कर ले। H2O बाहर, H इसका एक निकलेगा, यहां पे हाइड्रोजन है, ये बेंजीन है तो क्या है हाइड्रोजन है, बेंजीन। और ये H2O, H और O, एक O है, दो दो कैंसिल तो O एक हुआ, HHO यानी H2O, और ये Cl इस पे अटैक कर देगा। तो यहां पे जो बना वो क्लोरोबेंजीन बना, क्या बना देखें आप, Cl बना प्लस H2O। तो ये क्लोरोबेंजीन ही फिर रिएक्शन कर जाता है स्टीम से। क्लोरोबेंजीन यहां पे देखे आप, Cl आया, अच्छा ये क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन तो नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा नहीं, ये 300 चाहिए ही चाहिए, ये कैटालिस्ट हो गया रेस्टिंग का, प्लस H2O, और ये स्टीम होगा, गर्म होगा 425 डिग्री सेल्सियस पे। क्या करेगा ये H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, और Cl माइनस, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो OH प्लस पे आ जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। फिर हमारा ये फिनॉल बन गया रेस्टिंग प्रोसेस से। रेस्टिंग प्रोसेस से क्या बन गया हमारा, फिनॉल, फिनॉल बन गया, और क्या बाहर हो गया HCl। तो ये फिनॉल हमारा मिल गया, देख रहे हैं। तो एक और प्रोसेस है डाउ प्रोसेस, उसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, देखते हैं। ये तो इसका हो गया, अब इसको देखते हैं, इसको डाउ प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे डाउ प्रोसेस में कुछ नहीं है, सिंपल सी चौथा है, यहाँ पे देखें चौथा, डाउ प्रोसेस। अब देखिए डाउ प्रोसेस का क्या हो जाएगा, SSS लिख दिए थे। तो डाउ प्रोसेस में क्या है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। सिंपल सी है, क्लोरोबेंजीन का ही इस्तेमाल वो भी किए थे डाउ, क्लोरोबेंजीन ये दे दें या ये अच्छा रहता है, ये क्लोरोबेंजीन Cl प्लस NaOH, और इसको अपना रिएजेंट दिए थे Cu या Fe, और ये 300 डिग्री सी। क्लोरोबेंजीन से जो हम लोग बनाए थे उसमें और इसमें सिर्फ यही अंतर है कि इसमें डाउ का रिएजेंट है Cu या Fe, और ये क्या दे देगा आप देखें, ये फेनॉल दे देगा हम लोग को, फेनॉल क्या दे दिया, फेनॉल, अब प्लस NaCl, NaCl। तो ये हम लोग का डाउ प्रोसेस हो गया। डाउ प्रोसेस थोड़ा सा छोटा लिख दिए इसलिए कि अब हम लोग का ये क्या प्रिपरेशन समाप्त हो गया है फेनॉल का। अब हम लोग थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी देख लें, तो वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। अभी क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसको हम हटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप इसको लिख रहे हो तो मेरे साथ लिखें, हम इसको हटाते हैं और हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी अभी ही कर लें। ये हो गया डाउ प्रोसेस, रेस्टिंग, ये आप लिख सकते हैं।
अब हम लोग इसको देख रहे हैं। अब चले यहाँ पे देखें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी किसका, फेनॉल का। ये जरूर देख ले हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फेनॉल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये कलरलेस होता है, हाइग्रोस्कोपी एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज कलरलेस, हाइग्रोस्कोपी एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्या होगा, कलरलेस। लेकिन दूसरा जो है ये कलरलेस है, लेकिन इसको लाइट और सनलाइट एयर में छोड़ देने पर ये पिंक कलर का हो जाता है। इट अटेन पिंक कलर ऑन एक्सपोज टू एयर एंड लाइट। तो इसको लाइट में छोड़ देने से ये पिंक कलर का हो जाता है। ये हमेशा याद रखेंगे, ये किस कलर का हो जाता है, पिंक कलर का। अब यहां पे देखेंगे तीसरा, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट लिख देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, और ये होता है 43 डिग्री सेल्सियस। चौथा में बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेल्सियस। पांचवा में इट इज पॉइजनस, इट इज poisonous but act as antiseptic and disinfectants। कैसा होगा, डिसइंफेक्टेंट्स, यानी ये, और इट इज स्लाइटली सोलुबल इन वाटर, it is slightly soluble in water but readily soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा नहीं तो वाटर में क्या होगा, सोलुबल होगा नहीं। और वाटर में सोलुबल होने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए, वो होगा नहीं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करता है, एक दूसरे में सोलुबल कर लेता है। ये जरूरी नहीं याद करना एकदम एक्यूरेट, बस इतना जानना है बॉइलिंग पॉइंट हाई और मेल्टिंग पॉइंट लो। पिंक कलर अटेन कर लेता है, कलरलेस होता है। कलरलेस याद रखना, बट पिंक कलर अटेन कर लेता है किसमें, लाइट और एयर में, ये जरूरी है। और ये पॉइजनस होता है बट एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स की तरह भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, आप देख सकते हैं। और
अब हम लोग इसका चलेंगे, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।